हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डेड जॉइंट। पिछले वीडियो में हमने रिवेटेड जॉइंट पढ़ा था। इस वीडियो में हम वेल्डेड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डेड जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसमें हम मेटल को हॉट करके और किसी भी फिलर मटेरियल को यूज़ करके जॉइंट बनाते हैं। तो अगर मुझे दो प्लेट्स को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इन प्लेट्स को हॉट करूँगा और एक फिलर मटेरियल जो इलेक्ट्रोड्स जो रहती हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर मैं फिल कर दूँगा, तो ये हमारा जॉइंट बन जाएगा। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं वेल्डेड जॉइंट या वेल्डेड कनेक्शन। आजकल हम प्रैक्टिकली जो जॉइंट यूज़ करते हैं वो वेल्डेड जॉइंट ही यूज़ करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो हम पहला एडवांटेज देख लेते हैं। वेल्डेड जो जॉइंट होता है वो लेस वेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। लेस वेटेड स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? क्योंकि हम जब भी रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन बनाते हैं तो हमें क्या है, गज़ेट प्लेट का यूज़ करना पड़ता है। गज़ेट प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जहाँ पर हमें जॉइंट बनाना है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल देखूं, मुझे ये दो प्लेट जोड़नी है, तो इन दोनों प्लेट्स को जोड़ने के लिए मुझे एक एडिशनल प्लेट का यूज़ करना पड़ता है जिसको मैं गज़ेटेड प्लेट बोलता हूं। और फिर इस प्लेट की सहायता से इस प्लेट में रिवेट या बोल्ट लगा के मैं कनेक्शन बनाता हूं। तो रिवेटेड कनेक्शन में क्या है, इस एडिशनल गज़ेट प्लेट के यूज़ की वजह से हमारा स्ट्रक्चर हैवी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है। जबकि वेल्डेड जॉइंट में हमारा स्ट्रक्चर, हम कोई गज़ेट प्लेट यूज़ नहीं करते, तो हमारा स्ट्रक्चर लाइट रहता है और इकोनॉमिकल रहता है। दूसरा है लेस टाइम टेकिंग। हमारा जो वेल्डेड जॉइंट है वो कम समय में बन जाता है, क्योंकि बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए पहले मुझे जो भी स्ट्रक्चर है उसमें होल करना पड़ता है, उसके बाद रिवेट को हॉट करना पड़ता है, और रिवेट को हॉट करने के बाद मैंने जहाँ पर होल किया है वहाँ पर प्लेस करना होता है, और फिर उसको हैमर का यूज़ करके उसको, उसके जो एंड्स हैं उनको एक्सपांड करना पड़ता है। और एक्सपैंड हम कैसे करते हैं, हैमर का हम स्ट्राइक करते हैं उसके टॉप और बॉटम पर, जिससे उसके जो टॉप और बॉटम हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत मेहनत लगने वाली प्रोसेस है, इसलिए हमारा जो वेल्डेड जॉइंट है वो लेस टाइम टेकिंग होता है। तीसरा पॉइंट है कि जब हम रिवेटेड जॉइंट बनाते हैं तो रिवेट को जब बार बार हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो उससे बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत इरिटेटिंग भी होता है। तो जबकि वेल्डेड कनेक्शन में हमारा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमारा वेल्डेड जॉइंट लेस नॉइसी भी होता है। नेक्स्ट है मेरा मोर स्टिफ। हमारा जो रिवेटेड कनेक्शन है वो लेस स्टिफ होता है और वेल्डेड कनेक्शन ज़्यादा स्टिफ होता है, क्योंकि हम रिवेट को एक लिमिट से ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते। बट वेल्डेड कनेक्शन क्या है, हमारा फिक्स्ड कनेक्शन जैसा होता है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। वहीं पर जो रिवेटेड कनेक्शन होता है वो एक तरह से पिन जॉइंट होता है, तो वो हमारा लेस स्टिफ होता है। नेक्स्ट 100% एफिशिएंट होता है हमारा वेल्डेड जॉइंट, क्योंकि हमने वेल्डेड कनेक्शन में कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया है। मेरी जो सॉलिड प्लेट थी वो सॉलिड ही रहती है, हम कहीं पर भी कोई होल नहीं करते, तो मेरी जो प्लेट है वो 100% एफिशिएंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। जो वेल्डेड कनेक्शन है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन में जो क्रैक आएगा वो कहाँ से आएगा, मोस्टली जो क्रैकिंग आती है वो वेल्डेड से ही आती है। तो जहाँ पर क्रैकिंग आती है वहाँ पर वेल्ड करना बहुत ईजी होता है, तो इसीलिए हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। तो ये हमारे वेल्डेड कनेक्शन के एडवांटेजेस थे। अब एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ड्यू टू हीटिंग स्ट्रेन एंड स्ट्रेस कैन बी प्रोड्यूस। जहाँ पर भी हम वेल्ड करते हैं वहाँ वो पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो उस हॉटनेस के कारण मेरी जो
स्ट्रक्चर है उसमें एलोंगेशन आ जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो श्रिंक करता है। उस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा नीड स्किल्ड लेबर। हमें वेल्डेड कनेक्शन करने के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। नीड मोर सुपरविज़न। हमारा जो वेल्डेड जॉइंट है उसमें सुपरविज़न ज़्यादा चाहिए पड़ता है। नेक्स्ट है हाई स्टिफ देन रिक्वायर्ड। जो हमारा वेल्डेड कनेक्शन है वो ओवर स्टिफ होता है। अगर हमें कहीं पर भी लिटिल बिट मूवमेंट चाहिए तो वो हमें वेल्डेड कनेक्शन में नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है मेरा मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ओवर स्टिफनेस के कारण हमारा जो वेल्डेड कनेक्शन है उसमें फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है। ज़रा सा भी उसमें अनइवन लोड आया तो उसमें क्रैकिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिवेटेड कनेक्शन, क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन थोड़ा सा मूवेबल होता है तो वो एडजस्ट कर लेता है कहीं से अगर अनइवन लोड आता है, बट वेल्डेड कनेक्शन में बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये हमारे वेल्डेड जॉइंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ वेल्ड। तो हम मेंबर को किस प्रकार जोड़ रहे हैं उसके बेसिस पे हमने वेल्ड को डिफ्रेंशिएट किया है। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब मैं दो मेंबर्स को 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ता हूँ तो उससे जो मेरा वेल्ड बनता है उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ये मेरी प्लेट थी, इस प्लेट पर मैंने ये दूसरी प्लेट रख के 90 डिग्री पर उसको वेल्ड कर दिया, तो इस प्रकार का जो वेल्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पर जॉइन होते हैं, और ये एंगल वेरी भी कर सकता है। ये एंगल जनरली 60 से 120 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्ड होता है जो होता है बट वेल्ड, या इसको ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं। तो जब हमारे स्ट्रक्चर्स एक ही लाइन में लाई करें और जब हम इनको वेल्ड करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करें और जब इनको वेल्ड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड। तो ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड क्या होता है, जब मेरे स्ट्रक्चर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं और उस पर हम जब वेल्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड। अब बट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे जब हम स्ट्रक्चर में प्लेन वेल्ड करें तो उसको बोलते हैं स्क्वायर वेल्ड। जब हम वेल्डिंग को वी शेप देते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल वी। जब अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड वी टाइप ऑफ वेल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल वी। सिमिलरली जब हम वेल्ड को यू शेप देते हैं तो वो सिंगल यू, और अगर अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड यू शेप देते हैं तो उसको बोलते हैं डबल यू वेल्ड। और ये सब जो है वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रूव वेल्ड के, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो प्लेट हैं वो सेम प्लेन में रखी हुई हैं दोनों प्लेट्स। तो सेम प्लेन में होती हैं तो उसको हम बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड बोलते हैं। तो ये सारे हमारे किसके टाइप हैं, बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड के। नेक्स्ट इसमें हमें दिख रहा है स्लॉट वेल्ड। स्लॉट वेल्ड क्या होता है, जब मैं किसी भी स्ट्रक्चर में स्लॉट बना के जब वेल्डिंग करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं स्लॉट वेल्ड। जब ये स्लॉट वेल्ड हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास वेल्डिंग के लिए एरिया या स्पेस कम हो और हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हो वेल्ड से, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में एक स्लॉट बना देते हैं, एक होल बना देते हैं और फिर उसके अंदर वेल्डिंग करते हैं, जिससे हमें वेल्डिंग के लिए एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, और ज़्यादा वेल्ड करेंगे तो हमें वेल्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये जो मेनली हमारे जो वेल्ड यूज़ होते हैं वो थे टाइप्स ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम इसलिए शो किया गया है जिससे हमें पता चले
कि जो वेल्ड है वो जो फोर्स है वो किस प्रकार ट्रांसफ़र करता है। तो हमारा जो वेल्ड होता है वो हमेशा शीयर के द्वारा फोर्स ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया फिलेट वेल्ड का, इसमें ये दो मेंबर हैं, वो दोनों 90 डिग्री पे जॉइन हैं फिलेट वेल्ड के थ्रू, और जब इस मेंबर पर लोड आता है तो इस लोड को ये जो वेल्ड है वो शीयर के द्वारा ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो लोड था वो इस स्ट्रक्चर में शीयर के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं कि वो फोर्स जो किसी भी स्ट्रक्चर के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगे, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, शीयर फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इस स्ट्रक्चर के लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो वेल्ड है वो शीयर के थ्रू लोड ट्रांसफ़र करता है। ये मेरी एक ब्रैकेट है, इस पर मैंने एक एंगल को वेल्ड किया है ऊपर और नीचे में। तो इस एंगल पर लोड आएगा तो ये जो लोड है वो वेल्ड में इस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये जो हमारा मेंबर है इस लोड के कारण रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो उस रोटेशन के अगेंस्ट हमारा जो वेल्ड है वो एक शीयर फोर्स या एक इस तरह से फोर्स जनरेट करेगा जो हमारे एंगल सेक्शन पर लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये जो फोर्स जनरेट हुआ है वो हमारा कैसा फोर्स है, शीयर फोर्स, क्योंकि ये जो हमारा मेंबर है उस मेंबर में ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो ये मेरा कैसा फोर्स हो गया, शीयर फोर्स। तो हमारा जो वेल्ड है वो जो फोर्स ट्रांसफ़र करता है उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, शीयर। शीयर के थ्रू वेल्ड जो है वो फोर्स ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट हम डायमेंशंस ऑफ फिलेट वेल्ड देख लेते हैं। हम जो डिज़ाइन करेंगे वो दो वेल्ड डिज़ाइन करेंगे, एक फिलेट वेल्ड और दूसरा बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड। इन दो वेल्ड का हम डिज़ाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे या इन दो वेल्ड की हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकली जो हम वेल्ड यूज़ करते हैं वो यही दो वेल्ड यूज़ करते हैं मोस्टली। तो हमें डिज़ाइन भी इन्हीं वेल्ड की पढ़नी है और स्ट्रेंथ कैलकुलेशन भी इन्हीं वेल्ड की पढ़नी है। तो पहले हम फिलेट वेल्ड पढ़ लेते हैं। तो फिलेट वेल्ड में डायमेंशन क्या क्या होते हैं, तो हमने दो प्लेट ली, इन दोनों प्लेट को वेल्ड के थ्रू जोड़ दिया। तो ये जो वेल्ड है, इस वेल्ड का जो टॉप सरफेस होता है उसको हम वेल्ड सरफेस बोलते हैं। वेल्ड का जो बॉटम पार्ट होता है या साइड वाला पार्ट होता है उसको हम लेग बोलते हैं। जो हमारे परपेंडिकुलर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लेग। मेरे वेल्ड में जहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी वो हो जाएगी मेरी थ्रोट। क्या हो जाएगी, मेरी थ्रोट। और इस थ्रोट की ये जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे थ्रोट थिकनेस, क्योंकि इस जॉइंट से मुझे मिनिमम डिस्टेंस यहीं पर मिलेगी। अगर मैं किसी और पॉइंट पर देखूं यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये डिस्टेंस होगी, यहाँ पर भी देखूँगा तो डिस्टेंस होगी, और इस पॉइंट पर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगी, जहाँ भी मिलेगी, जो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी उसको हम बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस जो होती है वो मेरी क्या होती है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ वेल्ड। क्या हो जाएगी, मेरी मिनिमम डायमेंशन ऑफ वेल्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट है मेरा साइज़ ऑफ वेल्ड। लेग लेंथ हमने पढ़ी लिया। वेल्ड का बॉटम या टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेग, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी लेग लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा साइज़ ऑफ वेल्ड। साइज़ ऑफ वेल्ड क्या होता है, हमारे जो लेग की जो
टोटल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं साइज़ ऑफ वेल्ड। थ्रोट थिकनेस हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ वेल्ड। और इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है मेरा, के इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड। अब के क्या है, एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि जो दो मेंबर हमने कनेक्ट किए हैं उनके बीच का एंगल क्या है। तो अगर मेरा एंगल जो है वो 60 से 90 के बीच में होगा तो मेरे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7। अगर 91 टू 100 होगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.65। 101 टू 106 होगा तो 0.6, 107 टू 113 होगा तो 0.55 और 114 से 120 होगा तो 0.5। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है थ्रोट थिकनेस। तो अगर मुझे किसी भी दो मेंबर के बीच में एंगल ऑफ कनेक्शन दिया है तो मैं इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाल लूँगा, के इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड कर दूँगा तो मेरा इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। अगर मुझे न्यूमेरिकल में दो मेंबर के बीच का कनेक्शन एंगल नहीं दिया है तो मैं हमेशा उसको 90 डिग्री कंसीडर करके चलूँगा और हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो हम जो एंगल दिया है उसी को कंसीडर करेंगे। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एग्जांपल दिया है, 2 प्लेट्स आर वेल्डेड बाय यूजिंग 6 mm साइज़। हमें वेल्ड का साइज़ दिया है 6 mm। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ 105 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 105 डिग्री। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, 101 से 106 के बीच में। तो हमारे के की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और हमें साइज़ ऑफ वेल्ड दिया है 6 mm। तो 0.6 इंटू 6 करेंगे तो हमारा इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितना आ जाएगा, 3.6 mm। तो इस प्रकार से हमें इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइज़ ऑफ वेल्ड पे। तो हमें जो वेल्ड है उसका साइज़ क्या रखना है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो हम जो साइज़ कैलकुलेट करेंगे वो दो साइजेस कैलकुलेट करेंगे, एक मिनिमम साइज़ एक मैक्सिमम साइज़। हम कितना कम से कम साइज़ रख सकते हैं और कितना मैक्सिमम साइज़ रख सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम साइज़ है वो थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पर डिपेंड करता है। हमने जो दो प्लेट जॉइन की हैं उनमें से जो थिक वाली प्लेट होगी उस पर डिपेंड करेगा मेरा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। तो अगर मेरे थिकर प्लेट की थिकनेस 10 mm तक है तो मेरा मिनिमम साइज़ मुझे लेना है 3 mm। अगर 11 to 20 है तो 5 mm, 21 to 32 है तो 6 mm, 32 to 50 है तो 8 mm और अगर ग्रेटर देन 50 है तो हम कितनी लेंगे, 10 mm। तो ये मेरे साइज़ ऑफ वेल्ड हैं। जो कोड हमने स्टार्टिंग में बात की थी IS 875, उसके अकॉर्डिंगली हमें अगर थिकनेस जो है थिकर प्लेट की वो इनके अकॉर्डिंग है तो हमें जो मिनिमम साइज़ लेना है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। तो मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड जो है वो थिनर प्लेट से डिसाइड होता है। मेरा जो मिनिमम साइज़ था वो किससे डिसाइड हो रहा था, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट से। तो और मेरा मैक्सिमम साइज़ जो है वो किससे डिसाइड होगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से। क्लियर। अगर मेरी प्लेट रेक्टेंगुलर है तो मेरी जो मैक्सिमम साइज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। ये मेरा वेल्ड का साइज़ हो जाएगा, मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। और अगर मेरा एज राउंडेड है तो मेरी मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगी, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो जो भी मेरी थिनर प्लेट होगी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इस केस में तो हमने केवल एक ही एंगल सेक्शन यूज़ किया है। अगर हम दो एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं तो इन दोनों में से जो भी थिनर सेक्शन होगा उसका मैं 3/4 कर दूंगा तो वो मेरा आ जाएगा मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है, जो हमने एक्चुअल लेंथ ली है वेल्ड की -2 इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड, इससे मेरा निकल के क्या आ जाएगा, इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम जब भी दो प्लेट्स को वेल्ड से जॉइन करते हैं तो हमारे एजेस क्या हैं, अनइवन रह जाते हैं।
तो उस अनइवन लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या है इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करते हैं। तो हम इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी जो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड है उसमें से 2 इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो ये हमें डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में हमने जो वेल्ड किया वो टोटल इस लेंथ तक किया, बट हम इफ़ेक्टिव लेंथ कितना ले रहे हैं, उसमें से जब हम दोनों तरफ से साइज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। अब अगर हम इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड निकालें तो एरिया हम जानते हैं, एरिया होता है L इंटू टी। तो इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा मेरा इफ़ेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। और जब इस एरिया में मैं स्ट्रेस अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड का इंटू कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इजिकल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमें अलाउबल फोर्स निकालना है वेल्ड में, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बोलते हैं। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इक्वल टू हो जाएगा अलाउबल स्ट्रेस इंटू एरिया, और एरिया हम पढ़ चुके हैं एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड या परमिशिबल लोड इन वेल्ड। और एफ एस की जो वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, अगर हमें क्वेश्चन WSM से सॉल्व करना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम एफ एस की वैल्यू लेंगे 1/110। और अगर हमें क्वेश्चन LSM से दिया है, लिमिट स्टेट मेथड से दिया है, तो मैं एफ एस की जगह रखूँगा FU/√3 इंटू 1.25। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेरा जो कैलकुलेट होके आएगा लोड वो किस मेथड से आएगा, LSM से। तो हमें LSM या WSM दोनों से अलग अलग कैलकुलेट करना है, और दोनों से जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। और हमारा जो इसमें FU है वो क्या है, हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन वेल्ड, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो वेल्ड है उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेल्ड जो हमने किया है उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं या लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन बट वेल्ड का दिया हो, अगर हमें बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, FS या FW इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। बट वेल्ड में हमारा जो इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा सिंगल U या V वेल्ड होगा तो उस केस में हमारे इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये होगा किसके केस में, सिंगल U या V वेल्ड होगा, सिंगल U या V बट वेल्ड होगा। बट अगर हमारा वेल्ड डबल U या डबल V बट वेल्ड होगा तो उस केस में इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारी T के इक्वल हो जाएगी। तो हमारी इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस T के इक्वल हो गई, हमें लेंथ ऑफ वेल्ड दिया रहेगा और हमें अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड की वैल्यू भी दी रहेगी। अगर हमें अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड की वैल्यू नहीं दी होगी तो हम बट वेल्ड के केस में हम FS की वैल्यू कितनी लेंगे, 150 न्यूटन पर mm²। फिलेट वेल्ड के केस में हमको 110 लेना है और बट वेल्ड के केस में हमको 150 लेना है। और इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस का कैलकुलेशन मैंने बता ही दिया, उसमें LE का इंटू कर देंगे और FS का इंटू कर देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये डिफरेंस था हमारा बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में या डिज़ाइन में। ये थी हमारी वेल्डेड जॉइंट की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेल्डेड जॉइंट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।